हाय एवरीवन, आई एम सीएस खंडेलवाल एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। गाइस, आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं डीटी के केस नैरोज जो कि आईसीआई ने अपने पोर्टल पे अपलोड किए हैं। पूरे 11 केस नैरोज हम आज इस वीडियो में करने वाले 1 घंटे में। आईसीआई ने जो पोर्टल पे अपलोड किए हैं उसका हमने प्रॉपर पीडीएफ बना लिया है और उसको पूरा क्वेश्चन फॉर्मेट में कर लिया है ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो, पढ़ने में आसानी हो। एंड हमने क्या किया, साथ में सारे सॉल्यूशंस भी लिख दिए हैं पूरे केस नैरोज के। तो आप लोग बहुत बढ़िया से ये रेफर कर सकते हो और साथ में पूरे केस नैरोज खत्म कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सारे केस नैरोज डिस्कस करने वाले हैं हम बहुत ही एफिशिएंट मैनर में, जिससे हमारे सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स है पूरे केस नैरो के रिवाइज हो जाए। मतलब इन पूरे केस नैरोज में जितने भी कॉन्सेप्ट पूछे हुए हैं हम एक एक रिवाइज करेंगे इस वीडियो में और बहुत कम टाइम में बहुत एफिशिएंट मैनर में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है एग्जाम के हमारे पास, तो हम बहुत ही एफिशिएंट मैनर में बहुत बढ़िया सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और उसके अलावा मैंने क्या किया बेटा, आपके लिए मैंने कलर स्कीम बनाया हूं। क्या है कि हर क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं उसमें जो भी एडजस्टमेंट्स होते हैं ना बेटा, ये अपन एक ही जगह पे बहुत सारे एडजस्टमेंट्स लिखते हैं। तो मैंने मेक श्योर किया हूँ कि अलग अलग क्वेश्चन नंबर का एडजस्टमेंट्स अलग अलग कलर से हो। जैसे हर केस नंबर में 5 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन 1 का एडजस्टमेंट रेड कलर से है, 2 का ब्लू से, 3 का ग्रीन से, 4th का येलो से एंड 5th का पर्पल से। तो आप हर क्वेश्चन में देखोगे ना तो अलग अलग कलर से एडजस्टमेंट्स हुए हैं। जैसे इस पूरे क्वेश्चन में देखो, यहाँ रेड कलर से मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 का है, ब्लू क्वेश्चन नंबर 2 का है, ग्रीन कलर का यहाँ पे कुछ है नहीं, मतलब ग्रीन से भी यहाँ पे एडजस्टमेंट है डायरेक्टली, येलो मतलब ये 4th का एडजस्टमेंट है और पर्पल मतलब 5th का है। ठीक है, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी इससे। ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये जो फाइल है आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लाइक कर दो, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आ जाओ गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या टेस्ट किया है पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इसमें पूछा हुआ है 50C, 43CA, 56 to 10। इसमें वो पूछा है एसडीवी ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट कब लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कब लेते हैं, और वो जो एसडीवी में 1/10% ऑफ कंसिडरेशन चेक करते हैं अपन, वो वाला पॉइंट पूछा है। तो चलो देख लेते हैं। एक हरी है प्रॉपर्टी डीलर, इसने बिल्डिंग बेचा अपने दोस्त को, ठीक है, कितने में, 100 लाख में ऑन 1124। जिस दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी थी, 120 लाख। सेल के डेट की एसडीवी कितनी थी, 120 लाख। बट वो पहले एग्रीमेंट में एंटर कर चुका है 1/23 को, उस दिन वैल्यू थी 110 लाख। अब सर हमको डिसाइड करना है कि अपन लेंगे एसडीवी ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट या फिर एसडीवी ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। वो अपन कैसे डिसाइड करते हैं कि एग्रीमेंट की डेट के पहले कोई भी पेमेंट हुआ है क्या, थ्रू अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या एनी मोड ऑफ ईसीएस। तो देखो, इसको मिल चुका है डाउन पेमेंट ऑफ 15 लाख बाय एनईएफटी, डेट ऑफ एग्रीमेंट के पहले या फिर ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। तो अपन क्या मानेंगे, अपन लेंगे एसडीवी ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट विच इज 110 लाख। अब 100 लाख का सेल प्राइस है और 110 का अपना एसडीवी ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट है। तो मुझे बताओ कि जो सेल वैल्यू है 100 लाख एंड एसडीवी जो है 110 लाख, क्या ये अप टू 110% ऑफ कंसिडरेशन है क्या? यस, 100 लाख का 110% क्या होता है, 110 लैक्स, और वही आपका एसडीवी है। मतलब यहां पे क्या लेंगे अपन, यहां पे आपका सेल प्राइस ही क्या होगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। मतलब ये 100 लाख की कोई अपन क्या लेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। और ये सर क्या है, प्रॉपर्टी डीलर, तो यहाँ पे क्या लगने वाला है, 43CA। इसने लिया था बिल्डिंग कितने में, 50 लाख में। मतलब सर 100 लाख माइनस 50 लाख, 50 लाख की इसकी बिजनेस इनकम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि हरी के हाथ में इनकम कितनी होगी, हरी के हाथ में 50 लाख होगी बिजनेस इनकम। क्यों सर, क्योंकि वो प्रॉपर्टी डीलर है। ठीक है, क्या है वो, प्रॉपर्टी डीलर, इसलिए उसके हाथ में बिजनेस इनकम होगी। ठीक है, अब मिस्टर राजेश के हाथ में कितना अमाउंट टैक्सेबल है, अपन देखते हैं राजेश कौन है। हाँ, अभी राजेश जिसको उसने बेचा है, ठीक है, उसके दोस्त को बेचा है। अब राजेश को उसने अगर बेचता, मान लो ये बेचता 100 लाख में और एसडीवी 120 लाख होती, तो क्या होता, राजेश के हाथ में 56 to 10 में 20 लाख की इनकम होती। बट इसने बेचा 100 लाख में ही और एसडीवी उसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है, 100 लाख की है, वही लेने वाले हैं अपन। तो इसलिए राजेश के हाथ में कोई इनकम होगी क्या, नहीं। राजेश के हाथ में आईएफएस इनकम कितनी हो जाएगी बेटा, नील हो जाएगी। यस, क्योंकि सेल अमाउंट और अमाउंट पेड आर सेम, जो सेल वैल्यू अपन ले रहे हैं और अमाउंट पेड जो सेम है, 100 लाख की है, कोई दिक्कत नहीं है। अब व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर रवि, रवि है। अब रवि ने क्या किया सर, हरी का ब्रदर है इसका रवि, तो रिटेल ट्रेडर है। अभी रिटेल ट्रेडर है तो ये कोई बिल्डिंग बेचेगा तो इसके हाथ में क्या होगा, 50C लगेगा, कैपिटल गेन लगेगा। इसने एक अपना घर बेचा, ठीक है, मिस्टर वल्लिश को, होलसेल ट्रेडर है जो, 50 लाख रुपीज में। ठीक है, व्हेन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाज 70 लाख, मतलब सेल की डेट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू,
एग्रीमेंट पहले एंटर हो चुका था जिस दिन एसडीवी कितनी थी 55 लाख, मतलब एसडीवी ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट कितनी थी 55 लाख, बट मिस्टर रवि को डाउन पेमेंट मिला है 5 लाख का बाय क्रॉस चेक। ओ माय गॉड, अब मुझे बताओ कि एसडीवी ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट लेंगे क्या यहाँ पे? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि सर जो पैसा मिला है क्रॉस चेक से मिला है, तो इसमें अपन एसडीवी ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट नहीं लेंगे, अपन लेंगे एसडीवी ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये वाला एसडीवी लेंगे 70 लाख का, ये हो जाएगा अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। और मिस्टर रवि ने परचेज कितने में किया था सर? 32 लैक्स में। तो 70 लाख माइनस 32 लाख क्या हो जाएगा सर? 38 लाख इनके हाथ में कैपिटल गेन हो जाएगा शॉर्ट टर्म। क्यों सर? क्योंकि इन्होंने लिया था 17/8/22 को और बेचा कब सर? 1/2/24 को, मतलब 2 साल के पहले बेच दिया, इसलिए होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो 38 लाख उनके हाथ में क्या हो जाएगा बेटा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है। अब मिस्टर वल्लिश जिसने खरीदा है उसके हाथ में कोई इनकम होगी क्या? यस, देखो एसडीवी 70 लाख है और उसने बेचा कितने में? 50 लाख में, मतलब 70 लाख एसडीवी की बिल्डिंग इसको कितने में मिल गई? 50 लाख में। तो 20 लाख मिस्टर वल्लिश के हाथ में क्या हो जाएगी? आईएफओएस इनकम 56/10 में 20 लाख की इनकम हो जाएगी आईएफओएस की मिस्टर वल्लिश के हाथ में। अब मुझे बताओ क्या टैक्स डिडक्टेबल होगा मिस्टर राजेश एंड मिस्टर वल्लिश जब पेमेंट करेंगे तो देखो दोनों जो ट्रांजेक्शन है वो किसके ऊपर है? 50 लाख और मोर है। ठीक है, 50 लाख और मोर के ट्रांजेक्शन है, इसलिए दोनों में 194 आईए में कटेगा टीडीएस। अब आप बोलोगे सर पहला ट्रांजेक्शन तो 100 लाख का है, हम समझते हैं, दूसरा ट्रांजेक्शन तो 50 लाख का है। नहीं बेटा, अपन क्या देखते हैं? अपन देखते हैं कि 194 आईए में टीडीएस कब कटता है सर? 1% ऑफ सेल प्राइस और एसडीवी विच एवर इज हायर। यहाँ पे एसडीवी कितना है सर? यहाँ पे एसडीवी 50 लाख से ऊपर है क्या? यस, इसलिए यहाँ पे भी 194 आईए में टीडीएस कटेगा, इसलिए दोनों को टीडीएस काटना पड़ेगा, राजेश को भी वल्लेश को भी। यस, यहाँ अपना फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा। अपन ऐसे ही सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जिससे कम से कम टाइम में सारे क्वेश्चन डिस्कस हो प्लस सारे कंसेप्ट डिस्कस हो जाए जो भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें ना 4 कंपनीज दी है, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चेक किया बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पूछा है 115 बी डबल ए बी ए बी और 270 ए, और एक वो प्रीवियस है 21-22 में टर्नओवर के बेसिस पे जो टैक्स रेट है वो पूछा है, बस इतनी चीजें पूछी है। अब देखो यहाँ ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, अब इसमें पूछा है बी डबल ए किस में एप्लीकेबल होगा, बी ए बी किस में एप्लीकेबल होगा। ठीक है, मतलब बेसिकली हमको देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ना हमको बी लिमिटेड की इनकम और टैक्स निकालना है, उसका टैक्स निकालना है। तो बी लिमिटेड सर मैन्युफैक्चर ऑफ अपैरल में है, ठीक है, मैन्युफैक्चर में है, और ये 1/11/23 को सेटअप हुई है, मतलब ऑन और आफ्टर 1/10/19 सेटअप हुई है, इसलिए इसमें 115 बी भी एप्लीकेबल है। ठीक है, यहाँ पूछा हुआ है देखो यहाँ पे कि आपको बी डब्ल्यू बी के हिसाब से निकालना है। ठीक है, जो भी एप्लीकेबल है यहाँ बी एप्लीकेबल होगा, और इनकी जो जी टी आई है बेटा वो 2.8 करोड़ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखना कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अपैरल में है और इन्होंने एम्प्लॉय किए हैं साल में। ठीक है, अब एम्प्लॉय किए मतलब यहाँ पे 80 जे पूछा हुआ है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे 2 टाइप के एम्प्लॉयज़ है, 500 एम्प्लॉयज़ जो 24,000 पर एम्प्लॉय पे है पर मंथ में, और 500 एम्प्लॉयज़ है जिनका 26,000 पर मंथ है। तो ये 26,000 पर मंथ वाले तो आएंगे नहीं, ठीक है, सिर्फ ये 24,000 वाले कवर्ड होंगे, और 115 बीएबी में 80 जे का डिडक्शन अलाउड होता है। तो आ जाओ देखते हैं सर। अच्छा हाँ, और ये 1/11/23 को एम्प्लॉय हुए ना एम्प्लॉयज़। मैन्युफैक्चर ऑफ अप्रैल में क्या होता है सर कि 150 डेज और मोर भी अपन ने अगर एम्प्लॉय के एम्प्लॉयज़ को तो चलता है। नॉर्मली क्या होता है सर, नॉर्मली 240 डेज चाहिए, बट इसमें 150 डेज भी चलता है। ठीक है, तो चलो आ जाओ। पहला क्वेश्चन है जीटीए 2.8 करोड़ की इनकम है उनकी। ठीक है, 2.8 करोड़ देख लो यहाँ पे। अब 500 एम्प्लॉयज़ का 24,000 इंटू 12 इंटू 30, 12 नहीं सॉरी इंटू 5, नवंबर में एम्प्लॉय किया, नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 5 मंथ्स। ठीक है, 24,000 इंटू 500 एम्प्लॉयज़ इंटू 5 मंथ्स इंटू 30%, 1.8 करोड़ इनका 80 जे डिडक्शन मिलेगा। तो इनकम कितनी बचेगी? 1 करोड़। अब 1 करोड़ पे आप मुझे बताओ कि हमको टैक्स रेट कितना लगता है 115 बीएबी में? 15 + 10 + 4 दैट इज 17.16%। तो 1 करोड़ इंटू 17.16% दैट इज 17,16,000, दैट इज योर आंसर। ठीक है, अब देखो हमसे पूछा है ए लिमिटेड की टैक्स लायबिलिटी। ओके, अब देखो ए लिमिटेड में क्या है बेटा, इसमें इनकी एक वो है मजबूरी थी क्वेश्चन पूछने में। 1919 को ये कंपनी बनी है, ठीक है, इस साल, और ये मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील में है। इस साल इनके एम्प्लॉयज़ 240 डेज से कम एम्प्लॉयड हुए हैं। ठीक है, तो क्या होता है, फर्स्ट प्रोविजनरी सेक्शन 80 जे क्या बोलता है कि अगर कोई एम्प्लॉय एम्प्लॉयड है फॉर लेस देन 240 और 150 डेज इन अ प्रीवियस ईयर, ठीक है, बट इमीडिएटली सक्सीडिंग ईयर में अगर 150 या 240 डेज तक एम्प्लॉयड होता है वो, ठीक है, तो हम क्या मानते हैं
ही शैल बी डीम्ड टू बी एम्प्लॉयड इन सक्सीडिंग ईयर। अब इस साल मान लो वो 240 डेज से कम एम्प्लॉयड है, तो हम क्या बोलेंगे कि ठीक है, ये नेक्स्ट ईयर एम्प्लॉयड मानेंगे अपन इसको कि नेक्स्ट ईयर एम्प्लॉय हुआ है ये, ठीक है, क्योंकि उस साल पूरा एम्प्लॉयड था नेक्स्ट ईयर ये, है ना? अब हम क्या मानते हैं कि नेक्स्ट ईयर में एम्प्लॉयड हुआ है और वहां से 3 साल इसको 80 जीजे डिडक्शन मिलेगा। तो 1919 मतलब कौन सा हो गया सर? 1920। तो 1920 में हम अपन इसको एम्प्लॉयड नहीं मानेंगे, हम मानेंगे 2021, 21-22 एंड 22-23, 3 साल मानेंगे। तो प्रीवियस ईयर 23-24 में 80 जीजे डिडक्शन नहीं मिलेगा। पिछले साल तक इस क्वेश्चन में हमको 80 जीजे डिडक्शन मिल रहा था, इस साल नहीं मिल रहा, क्योंकि भाई इस चीज को हो चुके 3 साल से ऊपर, ठीक है? लास्ट ईयर तक जब ये क्वेश्चन चल रहा था, तब लास्ट ईयर के एग्जाम में क्या होता था कि हमको प्रीवियस ईयर 2023 पूछता था, तो उस टाइम तक 80 जीजे डिडक्शन मिल रहा था, बट इस साल से इसमें 80 जीजे नहीं मिलेगा, ठीक है? ओके, तो 4.9 करोड़ की इनकम है और ये मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील में है, ठीक है? मैन्युफैक्चर में है तो 115 बी भी मिल सकता है, बट यहाँ मिलेगा 115 बी डबल ए। क्यों? क्योंकि ये ऑन और बिफोर 110-19 सेटअप हुई है, ठीक है? अगर 115 बी भी चाहिए तो ऑन और आफ्टर 110-19 सेटअप होना चाहिए, ठीक है? अब इसमें अगर ये डेट की तुम समझो क्वेश्चन, मतलब कैसे बनाया उन्होंने क्वेश्चन, उन्होंने क्वेश्चन कैसे बनाए थे कि 1919 के पहले है, तो तुम ये डेट देख के समझो कि बी डबल ए मिलेगा। अब क्वेश्चन चेंज करना है इनको, इनको 80 जीजे देना है, और वो दे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 1919 वाला है ये क्वेश्चन, तो 3 साल खत्म हो गए आगे। तो दुविधा थी एग्जामिनर की, ये तो क्वेश्चन हटा ही देना चाहिए था। और अब देखो, अब यहाँ पे लोगों ने 80 जीजे भी टेस्ट नहीं किया, दे डिड नॉट टेस्ट 80 जीजे, ठीक है? तो बात खत्म, यहाँ पे 80 जीजे नहीं मिलेगा अपने को और 115 बी डबल एप्लीकेबल होगा। इनकम कितनी बेटा? 4.9 करोड़। टैक्स कितना आएगा? 4.9 करोड़ इंटू 25.168%, 22 प्लस 10 प्लस 4 अंडर सेक्शन 115 बी डबल ए, राइट? सर अगर ये सब है ही नहीं तो आपने बताया क्यों इतना? मुझे आपको ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाना था, ठीक है? कि अगर किसी साल मान लो जैसे इस साल एम्प्लॉय एम्प्लॉय हुआ लेस देन 240 डेज और 150 डेज, ठीक है? और नेक्स्ट ईयर पूरा एम्प्लॉयड है वो, तो हम क्या मान लेंगे? ही विल बी डीम्ड टू बी एम्प्लॉयड इन नेक्स्ट ईयर, और नेक्स्ट ईयर से उसको 3 साल तक 80 जीजे मिलेगा। ये मुझे आपको रिवाइज करवाना था, इसलिए बताया ये, मैं तो नहीं बताता, ठीक है? अब सी और डी के बारे में इसमें क्या पूछा हुआ है? इसमें ना पेनाल्टीज चेक की हुई है 270 ए की, वो अपन देखेंगे। अच्छा हाँ, चलो क्वेश्चन 2.3 देखो, व्हाट वुड बी टोटल इनकम ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड इफ दे डू नॉट ऑप्ट फॉर स्पेशल प्रोविजन ऑफ 115 बी डब्ल्यू एंड बी अगर बी डब्ल्यू बी ऑप्ट नहीं करेंगे तो उनकी इनकम क्या होगी? एंड अज्यूम दैट द जीटीआई रिफ्लेक्ट्स द कंप्यूटेशन अंडर स्पेशल प्रोविजन। मतलब जीटीआई जो दी है ये इनकम है अंडर स्पेशल प्रोविजन। अगर ये इनकम अंडर स्पेशल प्रोविजन है मतलब इसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है, राइट? ओके, तो अब क्या करेंगे सर? हमने जो देखो वैल्यू ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी लिए ना एंड इंस्टॉल किए एंड पुट टू यूज किए ऑन द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ कंपनी 10 करोड़ की एंड 4 करोड़ की, ठीक है? इसका एडिशनल दे देंगे। अब 10 करोड़ का एडिशनल इस साल मिलेगा क्या? नहीं, ये तो गया। हमको 1/11/23 जो कंपनी सेटअप हुई है इस साल, इसका 4 करोड़ पे हमको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है? और 80 जीजे तो वैसे ही मिलता है, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा, ठीक है? तो आ जाओ इस क्वेश्चन में। तो देखो, ए लिमिटेड की इनकम तो 4.9 करोड़ है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन खत्म हो गया इनके पास, कुछ नहीं बचा इसमें। बी लिमिटेड में देखो, जीटीआई 2.8 करोड़ है, माइनस करेंगे 80 से 1.8 करोड़ जो ऊपर निकाले थे अपन ने, ठीक है? और 4 करोड़ की मशीनरी पे अपन 20% इंटू 50% मतलब हाफ एडिशनल डेप्रिसिएशन दे देंगे। तो इनकम कितनी है? 60 लाख। तो ये आंसर है। इसका आंसर पर अलग था। क्यों? क्योंकि पहले पिछले साल तक इसमें 80 जीजे मिलता था, ठीक है? देखो सर आप क्यों बता रहे हो पिछले साल का? बेटा तुमको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि क्या पूछ सकता है तुमसे क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है? यहाँ भी 80 चीजें निकलता, वो माइनस होता और फिर होता सब चीजें, पर वो नहीं हुआ माइनस यहाँ पे, ठीक है? क्वेश्चन 2.4 अब यहाँ पूछा हुआ है देखो, व्हाट वुड बी द क्वांटम ऑफ पेनाल्टी पेबल बाय सी लिमिटेड अंडर 270 है, ठीक है? 270 की पेनाल्टी बताना है, अज्यूमिंग दैट अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम इज नॉट ड्यू टू मिस रिपोर्टिंग, ठीक है? एंड नन ऑफ द एडिशंस मेड इन द असेसमेंट क्वालिफाइज अंडर सेक्शन 270 ए सबसेक्शन 6। इसका मतलब क्या है कि मिस रिपोर्टिंग नहीं है मतलब 50% पेनाल्टी है 270 में। दूसरी बात, नन ऑफ द एडिशंस मेड इन द असेसमेंट क्वालिफाइज अंडर 270 ए सबसेक्शन 6 मतलब क्या होता है? देखो 270 ए सबसेक्शन 6 में क्या दिया हुआ है कि भाई ऐसे केस जो अंडर रिपोर्टिंग नहीं कहलाते, अगर कोई भी एडिशन यहाँ पे जो दिया हुआ है वो 270 ए 6 में आ गया मतलब पेनाल्टी लगने ही नहीं वाली। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है
कि एडिशंस जो भी दिए हुए हैं, नो एडिशंस क्वालिफाई अंडर 270A6, मतलब पेनाल्टी लगना चाहिए। 270A6 क्या है बेटा? ये एक्सेप्शन है, ठीक है? मतलब अगर 270A6 क्या बोलता है कि जो ट्रांज़ैक्शंस अंडर रिपोर्टिंग नहीं कहलाते, नोट्स में दिया हुआ है अपने, ये ट्रांज़ैक्शन आर नॉट अंडर रिपोर्टिंग। अगर कोई ट्रांज़ैक्शन अंडर रिपोर्टिंग है ही नहीं, तो वहाँ पेनल्टी लगेगी ही नहीं। इसलिए हर क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई करता है कि नन ऑफ द एडिशंस मेड इन द असेसमेंट क्वालिफाइज अंडर 270A6, ये ध्यान देना, ठीक है? मतलब पेनल्टी लगना चाहिए यहाँ पे। अब सी लिमिटेड चेक करते हैं बेटा अपन। देखो रिटर्न ऑफ इनकम 14 करोड़ है और 143 16 करोड़ है। यहाँ कोई अंडर रिपोर्टिंग है क्या? नहीं। अंडर रिपोर्टिंग कब होगी? जब 143 की इनकम 141 से ज़्यादा होगी। तो 20 करोड़ टैक्स ऑन 20 करोड़ निकालेंगे अपन, माइनस टैक्स ऑन 16 करोड़ निकालेंगे, ठीक है? तो टैक्स ऑन 20 करोड़ माइनस टैक्स ऑन 16 करोड़, ठीक है? अब टैक्स कितने परसेंट पे लगेगा वो चेक करना है। तो देखो प्रीवियस है 21-22 का टर्नओवर है मोर देन 400 करोड़ सी लिमिटेड के लिए, मतलब रेट ऑफ टैक्स 30%। तो आ जाओ बेटा, यहाँ पे देखो 20 करोड़ पे 30% टैक्स, 12% सरचार्ज, 4% सेस लगा लेना, ये आंसर आएगा दोनों पे। 20 करोड़ पे ये टैक्स, 16 करोड़ पे ये टैक्स, माइनस करेंगे, इंटू 50% करेंगे, 6988 ये पेनाल्टी आएगी बेटा, ठीक है? अब पेनाल्टी लगाना है डी लिमिटेड में 270A में, ठीक है? और यहाँ पे क्या है, ये मिस रिपोर्टिंग है, इट इज़ ड्यू टू मिस रिपोर्टिंग। देखो अपन ने क्या किया, पूरी पूरी प्रॉपर कलर कोडिंग की है। देखो फर्स्ट का आंसर रेड से, सेकंड का ब्लू से, थर्ड का ग्रीन से, फोर्थ का येलो से एंड फिफ्थ का पर्पल से। और यहाँ पे देखना हमने एडजस्टमेंट भी वही कलर से किए हैं। अब देखो फिफ्थ का एडजस्टमेंट पर्पल कलर से है। देखो डी लिमिटेड का प्रीवियस है 21-22 का टर्नओवर है 251 करोड़, मतलब रेट ऑफ टैक्स क्या है 25%, ठीक है? ओके। और इनकी देखो इनकम असेस 143 की है 22 करोड़, माइनस इनकम डिटरमाइन 143 की है बेटा 20 करोड़। तो टैक्स ऑन 22 करोड़ माइनस टैक्स ऑन 20 करोड़ करेंगे अपन। आ जाओ, टैक्स ऑन 22 करोड़ माइनस टैक्स ऑन 20 करोड़। यहाँ पे क्या होगा बेटा, टैक्स लगेगा 25% पे, सरचार्ज 12% एंड 4% सेस। ये निकालोगे, ये आंसर आएगा। माइनस करोगे, इस पे 200% लगाएंगे क्योंकि मिस रिपोर्टिंग है, 200% लगाएंगे क्योंकि मिस रिपोर्टिंग है, ठीक है? बेटा ये वीडियो थोड़ा स्पीड में चल रहा है, क्यों? क्योंकि अपन बहुत आखिरी में कर रहे हैं इसको, इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं बहुत स्पीड में कर रहा हूँ, ठीक है? अब चलो थर्ड क्वेश्चन करेंगे। ये पूरा बिज़नेस ट्रस्ट का क्वेश्चन है, सारे कांसेप्ट बिज़नेस ट्रस्ट के पूछे यहाँ पे। उसके पहले अपन बिज़नेस ट्रस्ट तुरंत रिवाइज़ कर लेते हैं। देखो, बिज़नेस ट्रस्ट के हाथ में 3 इनकम एग्ज़ेम्प्ट होती है। कौन-सी? इंटरेस्ट, डिविडेंड फ्रॉम एसपीवी एंड रेंट फ्रॉम रीट। और ये तीनों टैक्सेबल होती है किसके हाथ में? यूनिट होल्डर के हाथ में। यूनिट होल्डर के हाथ में इसके अलावा एक और इनकम टैक्सेबल होती है, नई अमेंडमेंट जो आई है अभी वो, ठीक है? पर वो इस क्वेश्चन में नहीं पूछी है क्योंकि पुराना क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसमें सिर्फ 3 इनकम के बारे में पूछा हुआ है, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट फ्रॉम रीट। अब वो इंटरेस्ट और डिविडेंड फ्रॉम एसपीवी होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट कहीं और से रहा तो क्या होता है? वो जाता है बिज़नेस ट्रस्ट के हाथ में ही एमएमआर पे। बिज़नेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्स रेट्स क्या-क्या होते हैं बेटा? 111 15%, 112 20% एंड अदर इनकम एमएमआर, ठीक है? और बाकी यूनिट होल्डर्स के हाथ में इंटरेस्ट में होता है 5% एनआर के लिए, अपने लिए 10% टीडीएस और टैक्सेबल होता है नॉर्मल रेट्स पे, ठीक है? और डिविडेंड के लिए होता है एनआर के हाथ में 10% अपने नॉर्मल रेट्स, और टीडीएस दोनों के लिए अपने लिए होता है 10% डिविडेंड पे। और डिविडेंड पे एक और बात है कि अगर एसपीवी ने ऑप्ट किया है 115 बीएए तो ही डिविडेंड यूनिट होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल होता है। अगर एसपीवी ने ऑप्ट किया है नॉर्मल टैक्स रेट्स तो डिविडेंड यूनिट होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल नहीं है, ठीक है? ये सब पूछेगा इसमें। देखो इंटरेस्ट फ्रॉम जेड लिमिटेड है, ठीक है? ये जाएगा यूनिट होल्डर्स के हाथ में। डिविडेंड फ्रॉम जेड लिमिटेड है, ये भी जाएगा यूनिट होल्डर्स के हाथ में, ठीक है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स, मतलब 111A, ये जाएगा बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में 15%, ठीक है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डेवलपमेंटल प्रॉपर्टीज, ये 111A वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं है, तो ये जाएगा बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एमएमआर, ठीक है? इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड डिबेंचर्स ऑफ रियल एस्टेट कंपनीज। अब देखो ये क्या है सर, ये इंटरेस्ट है, बट ये इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी नहीं है। अगर इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी होता तो जाता कहां पे? यूनिट होल्डर्स के हाथ में। बट ये कौन सा है? ये इंटरेस्ट दूसरा इंटरेस्ट है, तो ये जाएगा बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एट एमएमआर। ये जाएगा बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एट एमएमआर, राइट? और रेंटल इनकम फ्रॉम डायरेक्टली ओन रियल एस्टेट एसेट्स, ये जाएगा यूनिट होल्डर्स के हाथ में। अब देखो यहाँ बोला सर जेड लिमिटेड डज नॉट ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर 115 बीडब्ल्यूए, मतलब एसपीवी ने ऑप्ट नहीं किया है 115 बीडब्ल्यूए, मतलब डिविडेंड क्या हो गया? एग्जेम्प्ट हो गया, ठीक है? अब देखो अज्यूम करना है कि बिजनेस ट्रस्ट ने डिस्ट्रीब्यूट किया है एंटायर 48 लाख टू द यूनिट होल्डर्स इन द मंथ ऑफ मार्च 24। मिस्टर एक्स is a resident holder holding 100 units and Mr. Y is an NR holder holding 500 units, or total number of units subscribed by
टू बाय ऑल यूनिट होल्डर्स इज 5000, टोटल 5000 है, इसके पास 100 है रेसिडेंट के पास और नॉन रेसिडेंट के पास 500 है। अब देखते हैं बेटा, तो देखो मुझे बताओ इंटरेस्ट अमाउंट कितना है इसमें। इंटरेस्ट अमाउंट है 10 लाख रुपीज़ का, ठीक है। अब 10 लाख में से टोटल 5000 यूनिट्स है, तो 10 लाख अपॉन 5000 यूनिट्स, 100 मिला एक्स को, 100 यूनिट्स का मिलेगा एक्स को और 500 यूनिट्स का मिलेगा वाई को। तो एक्स के लिए आएगा सर 10 लाख अपॉन 5000 इंटू 100, 20,000 का इंटरेस्ट, और वाई के लिए आएगा 10 लाख अपॉन 5000 इंटू 500, 1 लाख रुपीज़ का इंटरेस्ट। अब रेसिडेंट का टीडीएस कितना कटेगा 10%, और एनआर का टीडीएस कितना कटेगा इंटरेस्ट में 5%, बट 5% विद सेस, 4% का तो 5.2%। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि इंटरेस्ट के केस में क्या होगा, तो टीडीएस कटेगा 10% का 20,000 में जो एक्स को देंगे अपन, ठीक है, एंड वाई को जो 1 लाख देंगे उस पर 5.2% कटेगा, ठीक है। क्वेश्चन 2, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 4 लाख का क्या होगा ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स और 8 लाख ऑन सेल ऑफ डेवलपमेंटल प्रॉपर्टीज। बताया था मैंने आपको कि 4 लाख तो 111 है 15%, और जो डेवलपमेंटल प्रॉपर्टीज है ये जाएगा एमएमआर 42.744। तो देखो बिजनेस ट्रस्ट इज लायबल टू पे टैक्स एट 15.6% एंड 42.744% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। डिविडेंड कंपोनेंट क्या होगा सर, डिविडेंड कंपोनेंट दोनों के हाथ में एग्जेम्प्ट होगा, बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में भी और यूनिट होल्डर्स के हाथ में भी, ठीक है। If Z Limited exercises option under section 15 BAA, then the dividend component of income from Z Limited distributed to unit holders X and Y क्या होगा। देखो उस केस में क्या होगा, अगर Z Limited जो SPV है उसने ऑप्ट कर लिया 115 BAA, तो क्या होता है सर, उस केस में होता है कि हमारे हाथ में वो डिविडेंड टैक्सेबल होता है, ठीक है, यूनिट होल्डर्स के हाथ में। बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जेम्प्ट होता ही है, क्योंकि उनको क्या मिलता है सर, उनको मिलता है पास थ्रू स्टेटस, और हमारे हाथ में क्या होगा, वो टैक्सेबल होगा एक्स और वाई, मतलब यूनिट होल्डर्स के हाथ में, ठीक है। यहाँ पे सब कॉन्सेप्ट भी लिखा हुआ है पूरा। 3.5 इंटरेस्ट, देखो मैंने यहाँ पे ग्रीन क्यों किया है, ग्रीन मतलब ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, और ये येलो मतलब फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। 3.5 इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बिजनेस ट्रस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड डिबेंचर्स। अब ये अदर वाला इंटरेस्ट है, तो ये जाएगा बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में, अदर इनकम है एमएमआर पे, सब्जेक्ट टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट एट 42.744। और द रेंटल कंपोनेंट ऑफ इनकम फ्रॉम रियल एस्टेट एसेट्स रिसीव्ड बाय बिजनेस ट्रस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूनिट होल्डर्स क्या होगा सर, ये बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जाम्प्ट होता है पास थ्रू स्टेटस के कारण, और यूनिट होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल होता है सर। और टीडीएस कितना करता है सर, तो रेसिडेंट का करता है 10% पे और एनआरएफसी करता है रेट इन फोर्स पे, ठीक है। सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पे रिवाइज हो गए, ठीक है, ओके। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में ना पेनाल्टी टेस्ट किया है आपकी, ठीक है, 270 की पेनाल्टी, और दो लोग दिए हैं, एक फर्म दी है और एक रेसिडेंट दिया हुआ है इंडिविजुअल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप एक बात समझो कि ऑर्डर ऑफ असेसमेंट क्या होता है, पहले 143(1) होता है, फिर होता है 143(3), फिर होता है 147, करेक्ट। और सर अंडर रिपोर्टिंग कब कहलाती है, अगर सर इनकम अंडर 143(3) इज मोर देन इनकम एज पर 143(1) एंड इनकम एज पर 147 इज मोर देन इनकम एज पर 143(3), ओके। अगर सर ये जो रिटर्न से 40 लाख से 143 में इनकम बढ़ती है, क्या इसको हम अंडर रिपोर्टिंग बोलते हैं क्या, नहीं बोलते। जब इससे इनकम यहाँ बढ़ेगी तो बोलेंगे, इससे इनकम यहाँ बढ़ेगी तो बोलेंगे, ठीक है, ओके। और सर इंडिविजुअल के हाथ में, हाँ जब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन वही पूछा हुआ है कि सर मेसर्स एमएनओ इज डीम्ड टू हैव अंडर रिपोर्टेड इट्स इनकम सिंस इट्स, देखो 2 एंड 3 आंसर है कि भैया उसकी इनकम 143 की 143 से ज़्यादा है एंड 147 की 143 से ज़्यादा है, सिंपल, ओके। अब मिस्टर एन इज डीम्ड टू हैव अंडर रिपोर्टेड हिज इनकम सिंस, अब इंडिविजुअल रेसिडेंट के हाथ में अंडर रिपोर्टिंग कब कहलाती है, जब उसकी इनकम मोर देन बेसिक एग्जम्पशन हो और उसने रिटर्न फाइल नहीं किया हो, ठीक है। अब इसकी देखो इनकम कितनी है, 15 लाख की इनकम दी है, मतलब एक्सीड करती है बेसिक एग्जम्पशन, और इसने रिटर्न फाइल नहीं किया है, ठीक है, तो मतलब वही देखो आंसर है, देखो ही हैज नॉट फाइल्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम और उसकी इनकम एक्सीड करती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को, 2 एंड 3 आंसर है, ठीक है। देखो क्वेश्चन 3 पूछ रहा है अंडर रिपोर्टिंग इज नॉट ऑन अकाउंट ऑफ मिस रिपोर्टिंग, तो आप बताओ पेनाल्टी लेवेबल अंडर 270 ए एट द टाइम ऑफ असेसमेंट। एट द टाइम ऑफ असेसमेंट बोला तो मतलब जब 143(1) से 143 में जब इनकम बढ़ रही तब का निकालना है, एट द टाइम ऑफ रीअसेसमेंट पूछेगा भी आगे, तो अपन को बताना पड़ेगा जब 143(3) से 147 में इनकम बढ़ रही तब क्या होगा, ठीक है,
ओके, अभी बताना है अपने को एट द टाइम ऑफ असेसमेंट, राइट? तो देखो 65 लाख पे निकालेंगे अपन टैक्स, टैक्स ऑन 65 लाख माइनस टैक्स ऑन 50 लाख, उसका 50% क्योंकि अंडर रिपोर्टिंग है, मिस रिपोर्टिंग नहीं है। तो देखो निकाला अपन ने टैक्स ऑन 65 लाख, 15 प्लस 50 लिखते हैं उसको, ऐसा प्रेजेंटेशन अलग है इसका, और टैक्स ऑन 50 लाख लिखते हैं, ठीक है? टैक्स ऑन 65 लाख माइनस टैक्स ऑन 50 लाख, ये 468 आया, इसका 50% 234, दैट इज योर आंसर, ठीक है? ये प्रेजेंटेशन कैसा करते हैं मैंने आपको उसमें दिखाया था, किसमें, पेनाल्टी लेक्चर में सिखाया था। इसको टैक्स ऑन 65 लाख नहीं लिखते अपन, टैक्स ऑन 50 प्लस 15 लिखते हैं, ठीक है? क्योंकि इसमें अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी है, इसमें यूआरआई कितनी है, 65 माइनस 50 कितनी हुई, 15 लाख की क्या है, अंडर रिपोर्टेड इनकम, ओके? अब सर नेक्स्ट निकालना है सर अपने को, अज्यूमिंग दैट अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम इज ऑन अकाउंट ऑफ मिस रिपोर्टिंग। अब मिस रिपोर्टिंग है और निकालो एट टाइम ऑफ रीअसेसमेंट, मतलब ये 85 लाख माइनस 65 लाख, तो टैक्स ऑन 85 लाख माइनस टैक्स ऑन 65 लाख, उसमें निकालो बेटा 2652 माइनस 2028, टैक्स निकाला आपने 30% प्लस 4% सेस, ठीक है? 624 का क्या है बेटा, ये अपना डिफरेंस आया, इसका 200% होगा पेनाल्टी क्योंकि मिस रिपोर्टिंग है, हो जाएगा 1248, दैट इज योर आंसर, ठीक है? अब देखो, assuming that under reporting of income is not on account of misreporting, the under reported income of Mr. N and penalty leviable on Mr. N under 270A would be। अब देखो इनकी असेस्ड इनकम कितनी है 144 में 15 लाख रुपीस की, इनकी अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी होगी, इनकी अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी होगी, क्या वो 15 लाख होगी, नहीं। जहां पे इंडिविजुअल होता है या एचयूएफ होता है, वहां पे अपन क्या करते हैं, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट माइनस करते हैं वाइल कैलकुलेटिंग अंडर रिपोर्टेड इनकम। तो इनकी अपन क्या करेंगे, 15 लाख की इनकम है ना, तो इसमें 3 लाख माइनस करेंगे, 12 लाख वुड बी अंडर रिपोर्टेड इनकम। टैक्स अपन 15 लाख पे निकालेंगे, बट जब भी इंडिविजुअल एचयूएफ का, जिसको भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा मिलता है, उसकी अगर अपने को अंडर रिपोर्टेड इनकम पूछेगी तो अपन 12 लाख बोलेंगे। ये बात ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछता है, इसे परेशान करता है इसमें, ठीक है? अब पेनाल्टी देखते हैं। तो सर 15 लाख पे टैक्स निकालना है अपने को, ये कुछ लिखा नहीं है, मतलब डिफॉल्ट रिजाइम में 15 लाख पे टैक्स आता है 1.5 लाख रुपीज, उस पर 4% सेस लगाएंगे अपन तो कितना होगा 1,56,000, पेनाल्टी लगेगी 50% बिकॉज इट इज नॉट मिस रिपोर्टिंग, इट इज अंडर रिपोर्टिंग, तो 50% आएगा कितना 78,000, दिस इज योर आंसर, अंडर रिपोर्टेड इनकम 12 लाख एंड पेनाल्टी 78,000। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या टेस्ट किया है, 194 क्यू टेस्ट किया है, 2061 टेस्ट किया है, बस और कुछ चेक नहीं किया है। देखो सुनील, श्रीराम और श्याम 3 ब्रदर्स है जो रेसिडेंट इंडियन है, और उनका प्रीवियस ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23 मतलब पिछले साल का लास्ट ईयर का टर्नओवर दिया है 9, 10 और 12 करोड़। अब मुझे बताओ ये 9 और 10 करोड़ है, तो क्या इन दोनों को 194 क्यू एप्लीकेबल होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर नहीं है, 10 करोड़ के ऊपर होता है तो 194 क्यू एप्लीकेबल होता है, तो यहाँ पे 10 करोड़ है, एग्जैक्टली 10 करोड़ पे भी 194 क्यू एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मिस्टर सुनील और श्रीराम को तो 194 क्यू एप्लीकेबल नहीं है, और मिस्टर श्याम को 194 क्यू एप्लीकेबल है क्योंकि उसका पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है। वो परचेस कर रहे हैं फूड ग्रेन्स फ्रॉम अनदर रेसिडेंट मिस्टर अश्वथ, जिसका टर्नओवर कितना है 18 करोड़ का। अब बताओ ये 18 करोड़ से इसका फाइनेंशियल 2023 का, मतलब इसको 2061 एच एप्लीकेबल है, ठीक है? तो अब सिंपल सी बात है कि सुनील और श्रीराम जिनको 194 क्यू एप्लीकेबल नहीं है, उनका टीसीएस कलेक्ट होगा, मिस्टर अश्वथ करेगा 2061 एच पे, और मिस्टर श्याम जिसको 194 क्यू एप्लीकेबल है, वो परचेस कर रहा है मिस्टर अश्वथ से, जिसको 2061 एच एप्लीकेबल है। तो जहां पे दोनों एप्लीकेबल होता है, वहां पे क्या होता है 194 क्यू में टीडीएस कटता है। तो देखो मिस्टर सुनील है, श्रीराम और श्याम है, श्याम में कटेगा टीडीएस और बाकी दोनों में टीसीएस, ठीक है? तीनों 50 लाख के ऊपर है। अब देखो आर द प्रोविजन ऑफ टीडीएस अंडर वन इनकम टैक्स अट्रैक्टेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ परचेस ट्रांजेक्शन विद मिस्टर अश्वथ, मतलब टीडीएस लगने वाला है क्या? तो आंसर क्या रहेगा, सिर्फ मिस्टर श्याम को काटना पड़ेगा टीडीएस 0.1% पे 50 लाख के ऊपर जहां भी वो एक्सीड करेगा उस पे, ठीक है? यस। दूसरी बात, टीसीएस प्रोविजन किसको एप्लीकेबल होगा, अश्वथ किस किस केस में टीसीएस कलेक्ट करेगा, दोनों बाकी के केस में, सुनील और श्रीराम केस में 2061 एच पे 0.1% 50 लाख से ऊपर जाने पे, ठीक है? व्हाट वुड बी द एप्लीकेबल रेट ऑफ टीडीएस अगर उन्हें पैन नहीं दिया तो, 9.1 में और 9.2 में उन्होंने पैन नहीं दिया अगर, तो पे ही नहीं और कलेक्ट ही नहीं,
पैन नहीं दिया तो देखो, अगर 194Q में पैन नहीं दिया, पे ने तो 5% लगता है, बट 2061H में पैन नहीं दिया अगर कलेक्टर ने तो 1% लगता है। दोनों में रेट 0.1% है, बट पैन नहीं देने पे ये रेट होते हैं बेटा, ये ध्यान रखना, डिफरेंस होता है ये ट्रिकी पॉइंट है। What would be TCS application in respect of single purchase transaction by Mr. Krishna from Mr. Ashwath? अब ये फोर्थ वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है कि मिस्टर सुनील का फ्रेंड है मिस्टर कृष्णा, जिन्हें कमेंस किया रिटेल ट्रेड बिजनेस अप्रैल 23 में। अप्रैल 23 में रिटेल ट्रेड बिजनेस कमेंस किया। इसको 194 क्यों एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया इसका लास्ट का टर्नओवर तो जीरो हो गया, 10 करोड़ के ऊपर नहीं हो पाया। तो यहाँ पे किससे लिया? अश्वथ से, जिसका टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है। तो यहाँ पे क्या लगेगा बेटा? 2061H। अब ट्रांजेक्शन कितने के बेटा? 60 लाख के। तो 10 लाख पे 2061H पे 0.1% से टीसीएस कलेक्ट करेगा मिस्टर अश्वथ। मिस्टर अश्वथ हैज टू कलेक्ट टीसीएस ऑन 10 lakhs। बात खत्म, इजी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा क्या चेक किया बताता हूँ मैं आपको। इसमें 194 ओ चेक किया आपका, इसमें आपका चेक किया इक्वलेशन लेवी और बस, और टीडीएस थोड़ा सा, बस भाई कुछ भी चेक नहीं किया, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो मिस्टर बी है, इंटीरियर डेकोरेटर है, ठीक है, वो ऑनलाइन लेक्चर्स देता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है, वहाँ से इतनी इनकम आती है उसको, 2 लाख, 1.5 लाख और 1.4 लाख, ठीक है। इसके अलावा 20,000 उसको डायरेक्टली एक स्टूडेंट से आता है, उसको खुद के अकाउंट में, खुद के अकाउंट में आता है 20,000 एक स्टूडेंट से। तो देखो 194 ओ में अपन ने पढ़े हैं कि सर ग्रॉस अमाउंट पे टीडीएस काटता है कौन? ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है। और अगर कोई सर पैसा डायरेक्टली अगर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट के अकाउंट में आया तो भी उसको इंक्लूड करना पड़ता है 194 ओ के टीडीएस कैलकुलेशन में। तो 20,000 जो डायरेक्टली उसको पैसा मिला उस पे भी टीडीएस काटेगा कौन? ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो देखो यहाँ पे कितना 4.9 लाख हुआ प्लस 20,000, मतलब 5,10,000 पे पूरे पे टीडीएस काटेगा 194 ओ ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है। और सर जो बंदा है मिस्टर बी, उसने ना पैन फर्निश नहीं किया, पैन आधार नंबर, तो क्या होगा सर उस केस में? नॉर्मली 194 ओ में 1% कटता है, बट अगर पैन नहीं दिया, आधार नहीं दिया तो 5% कटेगा। तो 490 प्लस 20,000 5,10,000 इंटू 5%, 25,500। तो देखो इंडिको एकेडमी इसको टीडीएस काटेगी का मिस्टर बी का? यस। कितने पे काटेगी सर? काटेगी यस 25,500 काटेगी, ठीक है। इस मिस्टर एन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर 194J, 194J में पूछ रहा है। अब मिस्टर कौन? मिस्टर एन। अब देखो क्या हुआ है, मिस्टर बी ना इंटीरियर डेकोरेटिंग सर्विस प्रोवाइड करता है मिस्टर एन को। मिस्टर एन का टर्नओवर 1.2 करोड़ है, प्रीवियस है 2023, मतलब ये हाईजैक में कवर हो रहा है कौन? मिस्टर एन। मिस्टर एन काय में कवर हो रहा है? हाईजैक में, तो उसको टीडीएस काटना पड़ेगा हाईजैक में, ठीक है। अब ये पेमेंट कर रहा है सर ऑफिस प्रीमाइसेस के लिए 40,000 और रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस के लिए 60,000। अब मिस्टर एन जो पेमेंट कर रहा है रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस के लिए, क्या उस पे 194J में टीडीएस काटेगा वो? नहीं सर, क्योंकि क्या है वो पर्सनल पर्पस है, ठीक है। अगर अपन एफपीएस पे कर रहे हैं पर्सनल पर्पस के लिए तो 194J में टीडीएस नहीं कटता है, बट 40,000 जो पे कर रहा है उसमें 194J में टीडीएस काटना पड़ेगा। अब पैन आधार फर्निश किया है उसने, तो 194J में 40,000 पे 10% टीडीएस काट लेगा वो 4,000 का। Is Mr. N required to deduct tax at source under 194M? If so, what is the amount of tax to be collected? 194M में काटेगा क्या N? नहीं, मिस्टर एन नहीं काटेगा क्योंकि भाई वो हाईजैक में कवर्ड है, तो उसको 194M की बात आएगी नहीं, बात खत्म। देखो बी की ग्रॉस रिसीट कितनी है सर? एक्सक्लूडिंग फीस फ्रॉम ऑनलाइन लेक्चर्स कितनी है? 40 लाख की ग्रॉस रिसीट है, ठीक है। और मिस्टर बी को 5.1 लाख यहाँ से मिला है ऑनलाइन लेक्चर से। और देखो इसका एक और क्लाइंट है कंट्री ए का, जिससे इसको 3.5 लाख नेट इनकम मिली है आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स है, टैक्स 50,000, मतलब ग्रॉस इनकम कितनी होगी? 4 लाख। तो 40 लाख वहाँ पे, 5.1 लाख वहाँ पे और 4 लाख यहाँ पे, टोटल इनकम कितनी होगी इसकी? 40 लाख प्लस 5.1 लाख प्लस 4 लाख, 49.1 लाख। ध्यान रखना है बाद में काम आएगा, ठीक है। अब देखो अब इक्वलाइजेशन लेवी टेस्ट किया है इसमें। अब सुनो, मिस्टर बी ने ना 1,10,000 पे किया टम्बल एलएलसी को, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है जिसका कोई ऑफिस नहीं इंडिया में, और 1,05,000 पे किया डूडल लिंक को यूएसए फॉर गिविंग ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट फॉर पर्पज ऑफ अट्रैक्टिंग फॉरेन क्लाइंट्स। अब ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिए अगर एक बंदे ने पे किया 1 लाख से ऊपर तो वहाँ पे 165 सेक्शन में 6% से इक्वलेशन लेवी काटना पड़ता है। बट यहाँ पे डूडल लिंक का क्या है? ऑफिस है इंडिया में, ठीक है, तो नहीं काटना पड़ेगा क्या? नहीं, पहले अपन चेक करेंगे क्या कि वो जो ऑफिस है पी है इंडिया में, क्या जो एडवर्टाइजमेंट सर्विस है इफ इट इज इफेक्टिवली कनेक्टेड विद सच पी। तो देखो ये जो इसका ऑफिस है डूडल लिंक का यूएस में,
द स्टेट ऑफिस इज इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग डिजाइनिंग सर्विसेज एंड नथिंग इन रिलेशन टू ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। मतलब क्या है इसका कि सर वो जो डूडल लिंक है ना उसका पी तो है इंडिया में, बट द एडवर्टाइजमेंट सर्विस इज नॉट इफेक्टिवली कनेक्टेड विद सच पी। इसका मतलब इक्वलाइजेशन लेवी कटेगा। अगर मान लो मतलब वो क्या है, उसका पी इंडिया में पर वो समोसा बेच रहा है, उसका पी है इंडिया में पर समोसा बेच रहा है पी। इसका मतलब तो ये हो गया ना, अगर पी इंडिया में होता और वो पी क्या करता, एडवर्टाइजमेंट में काम करता, तो हमको इक्वलाइजेशन लेवी नहीं काटना पड़ता। बट वो पी इंडिया में कुछ और ही काम कर रहा है, तो हमको इक्वलाइजेशन लेवी काटना पड़ेगा, दोनों काटना पड़ेगा। पहले वाले का तो पी है ही नहीं और दूसरे वाले का पी है, पर सर्विसेज नॉट इफेक्टिवली कनेक्टेड विद सच पी। तो दोनों केस में हम इक्वलाइजेशन लेवी काटेंगे 6% पे, 1,10,000 का 6% एंड 1,05,000 का 6%। तो आ जाओ, यस कितना कितना कटेगा, 6,600 टम्बल से और 6,300 डूडल से। ठीक है, ग्रॉस इनकम टैक्स लाइबिलिटी बताना है मिस्टर बी की। मिस्टर बी की इनकम कितनी निकाले थे अपन ने अभी, 49.1 लाख। ठीक है, और प्रॉफिट ऑफ मिस्टर बी एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितना है, 24 लाख। ही हैज हाउएवर नॉट गॉट हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड। उसको ऑडिट नहीं कराना तो क्या करना पड़ेगा, 44 डीए में पे करना पड़ेगा टैक्स, 44 डीए में। ठीक है, तो 44 डीए में क्या होगा, उसकी ग्रॉस रिसीट की 50% इनकम होगी। ठीक है, 50%, और टैक्स निकालेंगे उस पर। अब यहाँ पे टैक्स निकाला है बेटा ओल्ड स्लैब रेट्स पे। ठीक है, तो 2455 ओल्ड स्लैब रेट पे निकालोगे तो इतना आएगा बेटा 579.60। दैट्स योर आंसर। इतनी चीज़ें पूछी इसमें बस। देखो बेटा, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना प्लीज़, और कमेंट करके बताना। अपन बहुत स्पीड में कर रहे हैं वीडियोस, और अपन ट्राई कर रहे हैं सारे कंसेप्ट कवर हो इसमें। ठीक है, मैं सारे कंसेप्ट रिवाइज करा रहा हूँ, मेक श्योर कर रहा हूँ कि सारे कंसेप्ट आपको समझे। ठीक है, चलो अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें 94B पूछा है, 94B और अपना रिसील वाइज मेथड वो सब पूछा है इसमें। चलो आ जाओ देखते हैं, और यही का आंसर पूछा है। अब यूआई लिमिटेड है, उसने इंडियन कंपनी बोरो की 50 करोड़ एट 9.5% फ्रॉम एमिंग। एमिंग से इसने बोरो की यूएस एंटिटी, देयर बाय इंक्रीजिंग इट्स टोटल बोरोइंग टू 65 करोड़। ठीक है, सेड लोन इज गारंटीड बाय एच इंक। अब देखो एच इंक ने गारंटी क्या लोन, मतलब 50 करोड़ का लोन गारंटी क्या 65 करोड़ में से, मतलब 10% से ऊपर गारंटी कर दिया। ठीक है, 10% से ऊपर कोई बंदा अपना लोन गारंटी कर रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, अपन आपस में यही है। ठीक है, तो जो ये होगा एच इंक और यूआई, ये क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। अब दूसरी बात, सर अपने ए ने क्या किया, अपन ने किसी से लोन लिया 50 करोड़ का, और पूरा लोन एच इंक ने मतलब अपने ए ने गारंटी कर दिया, पूरा लोन अपने ए ने गारंटी कर दिया, तो क्या होगा यहाँ पे 94B का भी इम्प्लीकेशन आएगा कि अब हम क्या मानेंगे कि ये लोन हमको ए ने दिया है, तो जब हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो 94B का लिमिट आएगा उसमें, EBITDA 30% ऑफ EBITDA का। ठीक है, चलो वो भी आएगा इसमें। पोयम दोनों का क्या है सर, एम इंक और एच इंक का यूएसए में। टोटल एसेट्स ऑफ यूआई लिमिटेड कितना है सर, 180 करोड़ का है। ठीक है, यूआई लिमिटेड इंपोर्टेड टर्बो इक्विपमेंट वर्थ 30 करोड़ फ्रॉम एच इंक। ठीक है, अब एच इंक और यूआई क्या है सर, ये ए हो गया ना सर। ठीक है, तो ए से अपन ने क्या किया, 30 करोड़ का इक्विपमेंट अपन ने इंपोर्ट किया है, और इंपोर्ट ड्यूटी कितनी लग गई, 4.5 करोड़। इक्विपमेंट बेच दिया अपन ने 40 करोड़ में, नॉर्मल जीपी मार्जिन 20% है। अपन ने एच इंक अपनी एई से परचेस किया, अपन ने अपने एई से परचेस किया और बाहर बेच दिया किसको, अनरिलेटेड पार्टी को। अपन ने एई से परचेस किया और बाहर बेच दिया किसको, अनरिलेटेड पार्टी को। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यहां पे क्या लगने वाला है, रिसेल प्राइस मेथड, कि हमने लिया एई से और बेचा किसको, अनरिलेटेड पार्टी को। देखो अपन ने एच इंक से लिया है 30 करोड़ में, प्लस 4.5 करोड़ हमको कस्टम ड्यूटी लगा है, तो 34.5 करोड़ में लिया है अपन ने। ठीक है, और बेचा 40 करोड़ में, और नॉर्मल जीप मार्जिन 20% है यहाँ पे। ठीक है, तो अपन यहाँ पे भी वो निकालेंगे, एएलपी निकालेंगे भी। ठीक है, नेट प्रॉफिट ऑफ यूआई लिमिटेड वाज 8 करोड़ आफ्टर डेबिटिंग इंटरेस्ट ऑफ 6 करोड़, आउट ऑफ विच 1.25 करोड़ पर्टेन्स टू लोकल बोरोइंग्स। सर लोकल बोरोइंग का है तो क्या जो 30% ऑफ इबिटदा की अपन कैलकुलेशन करेंगे, क्या उसमें आएगा, क्या नहीं आएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ 2.5 करोड़ का और इनकम टैक्स है 1.5 करोड़ का। चलो क्वेश्चन करते हैं, टोटल इंटरेस्ट कितना अलाउड रहेगा हमको वो देखना है। अब देखो इबिटदा कितना देखते हैं अपन, इबिटदा 8 करोड़ प्लस 6 14 प्लस 2.5 प्लस 1.5 18 करोड़ का इबिटदा है, 18 करोड़ का इबिटदा है। ठीक है, अच्छा एक बार देखो यहाँ पे कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना अलाउड रहेगा। इफ फॉर AY 23-24 पिछले साल का देयर वाज एन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर डिसअलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ 4 करोड़ अंडर 94B। 94B में पिछले साल 4 करोड़ डिसला हुआ था, 94B में पिछले साल 4 करोड़ डिसला हुआ था। मतलब क्या कि पिछले साल का जो 4 करोड़ है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा होगा 8 इयर्स के लिए, वो क्या हो रहा होगा, कैरी फॉरवर्ड 8 इयर्स के लिए, राइट। तो उसको भी दिमाग में ध्यान रखना। ठीक है, अब EBITDA 18 करोड़ है,
30% ऑफ EBITDA कितना होता है 5.4 करोड़। तो इतना हमको अलाउड है इस साल, 5.4 करोड़ हम इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। अब मुझे बताओ अपन ने एक्चुअल इंटरेस्ट ए को कितना पे किया है। अपन ने टोटल इंटरेस्ट पे किया 6 करोड़ का, जिसमें 1.25 करोड़ लोकल बोरोइंग का है। मतलब 6 करोड़ में से अगर 1.25 करोड़ माइनस करोगे तो 4.75 करोड़ हमने ए को पे किया है, क्योंकि 1.25 करोड़ क्या है बेटा, ये लोकल बोरोइंग्स का है, ध्यान रखना। तो हमने ए को कितना इंटरेस्ट पे किया है 4.75 करोड़। कितना 4.75 करोड़। ठीक है, ओके। तो मुझे बताओ हम पे कितना कर सकते हैं ए को 30% ऑफ EBITDA, दैट इज 5.4 करोड़। हम पे कर सकते हैं कितना 5.4 करोड़, पर हमने कितना पे किया है 4.75 करोड़। क्या मेरे पास जगह बची थोड़ी सी, क्या मेरे पास थोड़ी सी जगह बची है? यस बची है। मेरे पास 5.4 माइनस 4.75 0.65 करोड़ की जगह बची है। तो पिछले साल जो 4 करोड़ का इंटरेस्ट डिसअलाउ हुआ था उसमें से 0.65 करोड़ मैं और अलाउ कर लूंगा इस साल। यस, तो मैं इंटरेस्ट कितना अलाउड रहेगा मुझे 4.75 इस साल का जो हमने पे किया है, 0.65 पुराने साल का जो डिसअलाउ हुआ था उसको मैं इस पर अलाउ कर रहा हूं, और 1.25 करोड़ लोकल बोरोइंग का। ये लोकल बोरोइंग तो इसमें तो ये तो कैलकुलेशन में आएगा ही नहीं, ये बाद में देखेंगे अपन। तो टोटल 6.65 करोड़ इंटरेस्ट अलाउड रहेगा मुझे। समझे, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें 94B पूरा चेक कर लिया। ठीक है, अब ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट पूछ रहा है आपसे आर्म्स लेंथ प्राइस का टू बी मेड। अब मुझे बताओ अपन ने कितने में परचेस किए हैं सर। अपन ने सेल किए हैं सर 40 करोड़ में, परचेस किए 34.5 करोड़ में। हमको परचेस कितने में करना चाहिए था, तो हम क्या करेंगे सेल प्राइस करेंगे माइनस 20% नॉर्मल जीपी मार्जिन, दैट इज 8 करोड़। तो अपने को परचेस करना चाहिए था 32 करोड़ में इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटी। अपन ने इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटी कितने में परचेस किया 34.5 करोड़ में। ठीक है, तो हमने 2.5 करोड़ महंगा खरीद लिया, हमने 2.5 करोड़ महंगा खरीद लिया, राइट। तो 2.5 करोड़ हमको इनकम में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 34.5 करोड़ माइनस 32 करोड़ 2.5 करोड़, तो हमको इनकम में ऐड करना पड़ेगा। या तुम इसको ऐसा भी कर सकते हो कि 40 करोड़ माइनस 8 करोड़ कर दो 20% मार्जिन, माइनस 4.5 करोड़ और कर दो, कस्टम ड्यूटी और माइनस कर दो, तो कितना आएगा 27.5 करोड़, और तुमने लिया कितने में 30 करोड़ में। तो वैसे भी 2.5 करोड़ आंसर आएगा, ऐसे भी कर सकते हो वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो 2.5 करोड़ आंसर आएगा। अब देखो, इफ यूएल लिमिटेड रिपैट्रिएटेड द एक्सेस मनी ऑन 31/25, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट इनकम दैट वुड बी एडेड टू इट्स टोटल इनकम ऑफ AY 25-26 if SBI's 1 year marginal lending rate is 11.25% on 1/4/24 and 10.25% on 1/4/25। देखो हमने क्या किया, हमने ना रिपैट्रिएट नहीं किया 31 से 25 तक, 30/11/24 ड्यू डेट है, वहां से हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो दिसंबर के 31 डेज, जैन के 31 डेज, फेब के 28 डेज और मार्च के 31 डेज, 4 लेंगे, और 1/4/24 का अपन क्या लेंगे, ये SBI रेट। ठीक है, तो ये 4 मिला कितने होंगे सर, टोटल 121 डेज होंगे ना, 121 डेज होंगे बेटा। एक मिनट करो कैलकुलेट, टोटल 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31, यस 121 डेज होंगे। ठीक है, तो 2.5 करोड़ इंटू, अब इसमें 11.125% पे अपन 3.25% ऐड करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटेड है इंडियन करेंसी में। अगर डिनोमिनेटेड फॉरेन करेंसी में होता तो अपन क्या करते हैं लिबोर प्लस 3%, बट यहाँ पे SBI रेट प्लस 3.25% करेंगे। तो 2.5 करोड़ इंटू 14.5% इंटू 121 डेज अपॉन 365 इज इक्वल टू होगा 12,01,712। दिस इज योर आंसर। ठीक है, यहाँ मैं सॉल्यूशन लिख दूंगा आपके लिए। ओके, ठीक है। If UL Limited decide not to repatriate the excess money, 121 days तो लिख देता हूँ, अगर वो डिसाइड करते हैं उनको रिपेट्रिएट नहीं करना, तो एडिशनल इनकम टैक्स कितना पे करना पड़ेगा 2.5 करोड़ इंटू 18 प्लस 12 प्लस 4, दैट इज 20.9664%, दैट इज 52,41,600। 7.5 if UL Limited decides to pay additional income tax on entire excess money on 15/3/25, should the interest be calculated and added to the total income of AY 25-26? If so, what is the amount to be added? Assume that SBI 1 year marginal cost of lending rate is 11.25%। मतलब वही, मतलब 11.25 प्लस 3.25 14%। अब सुनो एक बार ध्यान से कि 15/3/25 को ने डिसाइड किया, मतलब क्या होगा, जिस दिन टैक्स पे किया
तब तक का इंटरेस्ट लगेगा, उस दिन के बाद से इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा, राइट? क्योंकि ये 90 डेज बाद इन्होंने किया है, ठीक है? तो 90 डेज तक का टाइम देते हैं अपन इनको, 90 दिन के अंदर लेके आओ, 90 डेज के अंदर लेके आओ। अगर लेके नहीं आए तो हम क्या करेंगे, आप पे हम इंटरेस्ट आपकी इनकम में ऐड करना चालू कर देंगे, और जिस दिन आप टैक्स पे कर दोगे उस दिन के बाद से इंटरेस्ट ऐड करना बंद कर देंगे। तो 15/3/25 को इनने इन टैक्स पे कर दिया, तब तब के बाद से इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा, पर 15/3/25 तक इनको इंटरेस्ट लगेगा। तो दिसंबर के 31 और जनवरी के नवंबर दिसंबर 31, जनवरी 31, फेब 28 और मार्च के 15, ये सब मिला के होंगे बेटा 105 डेज, ठीक है? 31, 31, 28, 15, ठीक है? तो 2.5 crores into 14.5% into 105 by 365, that is 1042,808. This is your answer, ठीक है? In addition to facts given in the case scenario, assuming that ये सब है, तो यही कौन हो जाएंगे? अब यार वो वही वाला है, इसमें क्या बताऊँ, तुमको बताऊँ क्या है इसमें? वो पूछा है कि एक दो यही है आपस में, और बीच में एक बंदा आ गया अनरिलेटेड पार्टी, और इसने क्या कर लिया, प्रायर एग्रीमेंट कर लिया, तो अब तीनों आपस में ये हो जाएंगे क्या? ये वो वाला पॉइंट है। तो ये वो वाला पॉइंट आप खुद से कर लेना, मतलब बता दिया मैंने क्या पूछा है, अब उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं, एचिंग वाइंग ये सब देख के टाइम वेस्ट है, ठीक है? ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा टनेज टैक्सेशन पे, तो टनेज के पूरे कंसेप्ट चेक किए हुए हैं, तो आ जाओ। बीएमटी शिपिंग कंपनी इज इंडियन कंपनी हैविंग इट्स प्लेस ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया। इट ओन्स 3 वेसल्स आउट ऑफ विच 2 आर क्वालिफाइंग शिप, 2 क्वालिफाइंग शिप है। उनका रजिस्टर्ड टनेज कितना है सर? 33,840 230 केजीज एंड 24,952 टन्स 370 केजीज, ठीक है? अब हम टनेज जब निकालते हैं सर, तो हम क्या करते हैं, उसको नियरेस्ट 100 में आउट ऑफ करते हैं। तो 33,840 को अपन करेंगे 33,800 में, और दूसरा 24,952 करेंगे अपन 25,000 पे, राइट? ओके, अब देखो अपने को डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स फॉर टैक्स पर्पसेस इज 1200 लैक्स, है ना? अब डब्ल्यूडीवी ऐसे बुक्स दी हुई है अपने को, ओके। प्रॉफिट फ्रॉम कोर एक्टिविटी दिया 70 लाख रुपीज, प्रॉफिट फ्रॉम इंसिडेंटल एक्टिविटी दिया 14 लाख रुपीज, एंड बुक प्रॉफिट दिया 100 लाख, ठीक है? रिलेवेंट शिपिंग इनकम क्या होती है? प्रॉफिट फ्रॉम कोर एक्टिविटी प्लस प्रॉफिट फ्रॉम नॉन कोर एक्टिविटी, ठीक है? बाकी ये उसके लिए दिया है, अपन पढ़ेंगे इसको बाद में, ठीक है? तो व्हाट वुड बी टनेज इनकम ऑफ बीएमटी शिपिंग कंपनी? तो टनेज इनकम निकालना है, तो निकाल लो। टनेज कैसे निकालते हैं सर? 70, 53, 42, 29, 70, 53, 42, 29, ठीक है? फर्स्ट 1000 टन के लिए 70 पर 100 टन, 1000 10,000 लगते हैं अपन, 53 फॉर 100 टन, 10,000 इंटू 25,000, 10,000 25,000, 42 फॉर 100 टन, एंड अबाउट 25,000, 29 फॉर 100 टन, ठीक है? अब देखो यहाँ पे निकालो शिप 1 और शिप 2 के लिए अलग अलग, तो आएगा अपना 14,322 और 11,770, ये आ गई टनेज इनकम एक दिन की। अब वहाँ पे डेज देखो कितना है, तो फर्स्ट वेसल ऑपरेट हुई थी 212 डेज के लिए, और सेकंड वेसल ऑपरेट हुई थी 347 डेज के लिए। तो 14,332 322 इंटू 212 एंड 11,770 इंटू 347 डेज, ये मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आएगा 71,20,454। ये बेटा पॉज करके मल्टीप्लाई कर लेना एक बार कैलकुलेटर पे, ठीक है? अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अपन ने कभी नहीं पढ़ा है और कभी पढ़ेंगे भी नहीं, सुन लो ये। What would be the return on value as on 1/4/23 of qualifying ships of BMT Shipping Company for tax purposes as per section 115 VK? अब देखो यहाँ पे मुझे बताओ कि अपने को ब्लॉक ऑफ एसेट्स का डब्ल्यूडीवी क्या दिया इनकम टैक्स के हिसाब से? 1200, ठीक है? और अपने पास डब्ल्यूडीवी एज पर बुक्स है तीनों की। अपन कैसे निकालेंगे कि क्वालिफाइंग शिप की डब्ल्यूडीवी एज पर इनकम टैक्स कितनी है? कैसे निकालेंगे? क्या ऑप्शन है अपने पास? अपने पास वीए वैल्यूज है, तो अपन क्या करेंगे, इसके रेशियो के हिसाब से निकालेंगे कि पूरी जो डब्ल्यूडीवी एज पर बुक 7080 इसमें क्वालिफाइंग शिप्स का कितना परसेंटेज है? तो देखो 580 प्लस 270 अपॉन 1080 कितना होगा? 78.704%। तो डब्ल्यूडीवी एज पर बुक्स में क्वालिफाइंग शिप्स का 78.704% का रेशियो है। तो टैक्स पर्पसेस के लिए अगर डब्ल्यूडीवी 1200 लैक्स है, तो क्वालिफाइंग शिप्स की डब्ल्यूडीवी टैक्स पर्पसेस के लिए कितनी होगी? 1200 into 78.704%, that is 944.44 lakhs, ठीक है? ये कभी पढ़ा नहीं अपन ने, ना कभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ लो यहाँ पे, याद कर लो यहाँ से पढ़ के, ठीक है? ओके, मिनिमम रिजर्व रिक्वायरमेंट एज पर सेक्शन 15 VT इन केस ऑफ बीएमटी शिपिंग कंपनी कितना होता है सर? टनेज टैक्स रिजर्व अकाउंट में क्या करना पड़ता है हमको? 20% डालना पड़ता है बुक प्रॉफिट का। यहाँ बुक प्रॉफिट कितना दिया सर? 100 लाख का, तो 100 लाख के बुक प्रॉफिट में 20% कितना होता है? 20 लाख। दिस इज योर आंसर,
इजी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि आपने अगर टनेज टैक्स रिजर्व अकाउंट में 15 लाख ट्रांसफर किया तो क्या होगा? अगर शॉर्टफॉल होता है तो जितना शॉर्टफॉल हुआ उतना अपन मल्टीप्लाई करते हैं रिलेवेंट शिपिंग इनकम से उतना परसेंटेज, और रिलेवेंट शिपिंग इनकम का उतना परसेंट अपन टैक्सेबल कर देते हैं। तो यहाँ पे मुझे बताओ कि शॉर्टफॉल कितना हुआ है। हमको बनाना था 20 लाख रुपीज़ का, हमने अमाउंट क्रेडिट किया 15 लाख, मतलब 5 लाख का शॉर्टफॉल हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, रिलेवेंट शिपिंग इनकम इंटू 5/20, दैट इज 5/20 मतलब 25% हो गया, 1/4, राइट। तो हम क्या करेंगे, रिलेवेंट शिपिंग इनकम निकालेंगे। व्हाट इज रिलेवेंट शिपिंग इनकम? प्रॉफिट फ्रॉम कोर एक्टिविटी प्लस प्रॉफिट फ्रॉम इंसिडेंटल एक्टिविटी। तो प्रॉफिट फ्रॉम कोर एक्टिविटी अपनी 70 लाख है एंड प्रॉफिट फ्रॉम इंसिडेंटल एक्टिविटी अपनी 14 लाख है। तो 84 लाख इंटू 20% अपन क्या करेंगे, 25% अपन क्या करेंगे, 21 लाख टैक्सेबल कर देंगे। ये फॉर्मूला याद आया ना तुमको बेटा? ये देखो यहाँ मैंने बहुत लॉजिकली किया हूँ, फॉर्मूला लगा सकते हो यहाँ पे। 84 लाख इंटू 5/20 लिख सकते हो यहाँ पे तुम। 84 लाख इंटू 5/25 मतलब शॉर्टफॉल अपॉन 20 मिनिमम रिजर्व टू बी क्रिएटेड। ठीक है, मैंने डायरेक्टली 25% कर दिया इसको। ठीक है, क्योंकि वैसे याद कराता हूँ मैं इसको, याद भी वैसे कराता हूँ। ठीक है, व्हाट शैल बी द इनकम कंप्यूटेड अंडर 44B ऑफ एलिमेंट शिपिंग कंपनी। अब देखो ये एनआर शिपिंग कंपनी है, इसके हमको इनकम निकालना है। तो कितनी होती है बेटा, 7.5% होती है। दो चीज़ें अपन लेते हैं इसमें। पहला, जिसमें पैसा इंडिया में आया, ठीक है। दूसरा, जिसमें माल इंडिया के पोर्ट से लोड हुआ। ठीक है, तो जो पैसा इंडिया में आया है, देखो प्लेस वेयर अमाउंट इज पेड और रिसीव्ड बाय बीएमटी शिपिंग कंपनी। तो ये और ये तो बात ही खत्म, ये दोनों तो लेंगे ही अपन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है गुड्स शिप्ड एट पोर्ट्स इन इंडिया एंड गुड्स शिप्ड एट पोर्ट्स आउटसाइड इंडिया। तो ये नहीं लेंगे, इसमें पैसा भी बाहर मिला है और गुड्स शिप भी बाहर के पोर्ट से हुए हैं, तो ये अमाउंट नहीं लेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ है सर, गुड्स शिप्ड एट पोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, ये इंडिया के पोर्ट से लोड हुआ है, तो सर इसमें पैसा भले ही बाहर भी मिला हो, हम इस अमाउंट को लेंगे। तो ये तीनों अमाउंट लेंगे, 200 प्लस 150 प्लस 180, कितना हुआ ये, 530। तो 530 इंटू 7.5% दैट इज 39.75 लाख रुपीज, ये आपकी इनकम हो। दैट्स इट, इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें ना इन लोगों ने क्या चेक किया है, 222 चेक किया है, इसमें 194 चेक किया है, और बेसिक कुछ कंसेप्ट चेक किए। चलो आ जाओ। रजत एक डायमंड मर्चेंट है, उसका टर्नओवर 20 करोड़ का है, नेट प्रॉफिट 60 लाख रुपीज़ का है। ठीक है, उसको डिविडेंड मिला 12 लाख का। उसने उसके 2 घर है इंडिया में, उसके घर के लिए लोन लिया उसने। ठीक है, 50 लाख का, जिसमें इंटरेस्ट पे किया उसने 2.5 लाख। अच्छा सॉरी, इंटरेस्ट पेबल था 2.5 लाख, जिसमें पे किया उसने 1.8 लाख। मुझे बताओ कि इंटरेस्ट पेबल था 2.5 लाख, इंटरेस्ट पे किया 1.8 लाख, तो हाउस प्रॉपर्टी में से डिडक्शन कितना मिलेगा उसको, 1.8 का मिलेगा कि 2.5 का पूरा मिलेगा? 1.8 का मिलेगा ना, है ना, है ना? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरेस्ट अंडर हाउस प्रॉपर्टी इज अलाउड ऑन ड्यू बेसिस। तो 2.5 लाख का पूरा मिलेगा, और जो मैक्सिमम होता है 2 लाख का, तो 2 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा उसको। ठीक है, इंटरेस्ट अंडर हाउस प्रॉपर्टी अलाउड होता है ड्यू बेसिस पे, पेड बेसिस पे अलाउड नहीं होता। ठीक है, ओके। जो म्युनिसिपल टैक्सेस होते हैं वो पेड बेसिस पे अलाउड होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी सिलेबस में नहीं है, पर ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके बर्थडे पे उसको दोस्त से गिफ्ट मिला एक 5 लाख की ज्वेलरी। ठीक है, कैश विड्रॉ किया उसने 1.2 करोड़ का ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 23-24 इन एग्रीगेट फ्रॉम हिज करेंट बैंक विद एबीसी लिमिटेड, और उसने विड्रॉ किया 50 लाख फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक इन अक्टूबर 23 और रेगुलर रिटर्न फाइल कर रहा है। अब सर ये 2 बैंक से अलग अलग विड्रॉ किया है, तो दोनों बैंक का साथ में देखेंगे 194 के लिए, अलग अलग देखेंगे? अलग अलग देखते हैं, दोनों बैंक के लिए अलग अलग लिमिट देखेंगे फॉर द पर्पज ऑफ 194। अब उसका भाई है मिस्टर राहुल, उसने रिटर्न फाइल नहीं किया 5 साल से। ठीक है, और उसने 50 लाख से ऊपर उसने कोऑपरेटिव बैंक से विड्रॉ किया है, तो यहाँ पे 194 एप्लीकेबल हो जाएगा। हाँ, 20 लाख की लिमिट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, मिस्टर रजत का 20% वोटिंग पावर है एक्सवाइजेड प्राइवेट लिमिटेड में, क्लोजली हेल्ड कंपनी है, और जिससे उसने लोन लिया 10 लाख का, और कंपनी के फ्री रिजर्व्स थे 8 लाख। तो क्या होगा सर, ऐसी कंपनी से लोन लिया है इसने जिसमें 10%, मतलब प्राइवेट कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी जिसमें 10% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग होल्ड कर रहा है, वहां से इसने लोन लिया है। तो इसके हाथ में क्या हो जाएगी, इनकम डीम्ड डिविडेंड में सेक्शन 222E में कितनी होगी, अप टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। वो कितना है कंपनी की, 8 लाख की है, तो 10 लाख लोन लिया है, पर 8 लाख क्या हो जाएगा उसके हाथ में, डीम्ड डिविडेंड हो जाएगा अंडर सेक्शन 222E। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कैश विड्रॉल जो रजत ने किया उसमें 194 में कटेगा टीडीएस का? यस कटेगा। कितने में कटेगा सर, देखो 1.2 करोड़ में कटेगा 20 लाख में। सर जो 50 लाख कोऑपरेटिव बैंक ने काटा, मतलब पे विड्रॉ किया, उस पर टीडीएस कटेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सब बैंक के लिए अलग अलग लिमिट चेक करते हैं। तो
कोऑपरेटिव बैंक भी अपनी 1 करोड़ की लिमिट के बाद ही टीडीएस काटेगा। यहाँ पे सिर्फ 20 लाख पे टीडीएस काटेगा 2%, राइट? मिस्टर राहुल के हाथ पे टीडीएस कटेगा क्या बैंक से? यस कटेगा। 50 लाख उसने विथड्रॉ किया है और उसकी लिमिट 20 लाख की। क्यों? क्योंकि उसने 5 साल से रिटर्न फाइल नहीं किया। तो 30 लाख पे 194 में टीडीएस काटेगा बैंक उससे, ठीक है? टोटल इनकम मिस्टर की कितनी है? देखते हैं, चलो आ जाओ। 60 लाख पीजीयूपी की, 12 लाख डिविडेंड इनकम, 5 लाख उसको दोस्त से मिला है गिफ्ट, आईएफएस इनकम, 2 लाख की हॉस्पिटैलिटी का लॉस जो उसने इंटरेस्ट पे किया है और 8 लाख का डीम्ड डिविडेंड। आ जाओ, देखो 6 लाख पीजीपी, आईएफएस डिविडेंड 12 लाख, डीम्ड डिविडेंड 8 लाख, गिफ्ट 5 लाख, हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख का लॉस, 83 लाख की इनकम इसकी। ठीक है? और टैक्स कितना है निकालना है अपने को, अज्यूमिंग ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ 115 बीएसई। तो कुछ नहीं, ओल्ड स्लैब रेट पे लगा दो, प्लस 10% सर्चल लगाना मत भूलना, 4% सेस। यहाँ पे सर्चल भूल जाओगे आप, बस वो नहीं भूलना है, बस बात खत्म। भाई क्वेश्चन ईजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, बहुत नया क्वेश्चन है और बहुत अच्छा है। इसमें 194Q और 206S दोनों चेक किया है और बहुत बढ़िया है। 194Q 206C1H और 194O भी चेक किया है यहाँ पे, थोड़ा सा कंसेप्ट, ठीक है? मिस्टर सुभाष रिटेलर है कार स्पेयर पार्ट्स का। उसने बिजनेस स्टार्ट किया मई 22 में। टर्नओवर था प्रीवियस ईयर 2023 का 10.5 करोड़, मतलब 10 करोड़ से ऊपर है लास्ट ईयर टर्नओवर, मतलब 194Q एप्लीकेबल है। वो गुड्स परचेस करता है कार एसेसरीज एंड कंपनी से, है ना? तो कार एसेसरीज एंड कंपनी का टर्नओवर कितना है सर? 15 करोड़ का। एंड कार एसेसरीज कंपनी अपने पार्ट्स डायरेक्टली भी सेल करती है और एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी सेल करती है, carparts.com से, ठीक है? चलो, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दी है, परचेज मेड बाय सुभाष इन द प्रीवियस ईयर 23-24 इज गिवन हियर अंडर, ठीक है? यहाँ पे डेट ऑफ क्रेडिट दिया, डेट ऑफ पेमेंट दिया है, ठीक है? और यहाँ पे वैल्यू दी है एक्सक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग, यहाँ पे जीएसटी दिया और यहाँ पे इंक्लूडिंग जीएसटी दी है। अब इंटरेस्टिंग है, आपको याद कराता हूँ मैं। 194Q में अपन काटते हैं सर एक्सक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है? और 190 2060 पे काटते हैं अपन रिसीट पे, जब पेमेंट रिसीव होता है तब पे काटते हैं, उस पे काटते हैं, राइट? और वो इंक्लूडिंग जीएसटी पे काटते हैं। बट 194Q में एक और पॉइंट है, बताऊंगा थोड़ी देर में आपको, ठीक है? चलो, हाँ मुझे वो बताओ कि हम टीडीएस कब काटते हैं? डेट ऑफ क्रेडिट और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ क्रेडिट और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, राइट? तो अब वो यहाँ पे काम आएगा उसमें अपने को, ठीक है? अब पहले देखना पड़ेगा, इस मिस्टर सुभाष रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेस ट्रांजैक्शन मेड डायरेक्टली विद कार एसेसरीज एंड कंपनी, इफ यस व्हेन एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड? सुभाष को डिटेल्स काटना पड़ेगा क्या? यस। अगर 50 लाख से ऊपर होगा तो काटना पड़ेगा। अब ध्यान देना यहाँ पे कि सर पहला ट्रांजेक्शन देखो आप, पहले ट्रांजेक्शन में पेमेंट और क्रेडिट विच इज अर्लियर, क्रेडिट, राइट? देखो यहाँ पे अपन क्रेडिट चेक करते हैं, कितना क्रेडिट क्रेडिट हुआ ना, तो अपन क्रेडिट कर दिया उसका अकाउंट, तो ये वाला अमाउंट चेक करेंगे कितना, विदाउट जीएसटी वाला 45 लाख। क्या 50 लाख के ऊपर है? नहीं, 50 लाख के ऊपर नहीं है, तो टीडीएस नहीं काटना पड़ेगा। अब 18,623 देखो, यहाँ पे आपका 15 लाख रुपीज़ है, राइट? पेमेंट और क्रेडिट विच इज अर्लियर, क्रेडिट इज अर्लियर, 18,6 और 36, ठीक है? अब 45 प्लस 15 कितना हो, 60 हो गया। अब 10 लाख पे अपन टीडीएस काटेंगे 194Q में 0.1%, तो 10 लाख पे 0.1% काटेंगे अपन कितना, 1000 ऑन 18,623। अब सर थर्ड वाले में पेमेंट और क्रेडिट विच इज अर्लियर, यहाँ पे पेमेंट अर्लियर है। अब पेमेंट जब अर्लियर करते हैं अपन तो टोटल वैल्यू पे टीडीएस काटेंगे, ठीक है? तब एक्सक्लूडिंग जीएसटी पे नहीं काटती, ये ट्रिकी पॉइंट था, ये स्पेशल पॉइंट था इस क्वेश्चन में। सुनना फिर से क्या बोल रहा हूँ। अब अगर अपन क्रेडिट जल्दी कर रहे हैं ना, पहले क्रेडिट कर रहे हैं ना, तो अपन एक्सक्लूडिंग जीएसटी पे काटते हैं। बट व्हेन वी डू पेमेंट पहले, ठीक है, पहले पेमेंट करें क्रेडिट के, तो अपन पूरे पेमेंट अमाउंट पे काटते हैं, राइट? क्योंकि हमको जीएसटी का अमाउंट नहीं पता, पेमेंट कर रहे हैं अपन सीधे, तो राइट? तो देखो यहाँ 7823 पे अपन 2537 पे काटेंगे कितना, 10% का, तो 2537, हाँ पेमेंट 2537 की है ना अपन ने, हाँ तो 2537 पे काटेंगे कितना अपन, 1%, 0.1%, ठीक है? एंड लास्ट पेमेंट और क्रेडिट विच इज अर्लियर, क्रेडिट अर्लियर हुआ है, तो यहाँ पे काटेंगे 10.5 लाख पे 0.1%, दैट इज 1050। ये बहुत ट्रिकी पॉइंट था यहाँ पे, ये वाला, राइट? अब दूसरा देखो, ये एक और ट्रिकी पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इस कार एसेसरीज एंड कंपनी रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ट्रांजैक्शंस विद मिस्टर सुभाष, इफ यस व्हेन एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी कलेक्टेड?
अब कारण एसेसरीज को टीसीएस कलेक्ट करना है क्या? सर जहाँ पे 194Q और 2060 सॉरी, जहाँ 194Q एंड 2061 दोनों एप्लीकेबल होता है, वहाँ अपन काटते हैं 194Q में, राइट? बट पहला ट्रांज़ैक्शन देखो, यहाँ पे क्या 194Q एप्लीकेबल है? नहीं। बट यहाँ पे क्या 2061H एप्लीकेबल है? हाँ। देखो, क्योंकि अभी 50 लाख के ऊपर नहीं हुआ है ना, 50 लाख के ऊपर नहीं हुआ था, इसलिए 194Q एप्लीकेबल नहीं था। बट पेमेंट कितना मिला हमको? 53 लाख का, तो 2061H तो एप्लीकेबल हो गया। तो 3,10,000 पे 0.1% कलेक्ट करेंगे टीसीएस। ये भी बहुत ट्रिकी पॉइंट है। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत मस्त पॉइंट है, मज़ा आ गया हमको देख, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा, ठीक है, ओके। क्योंकि देखो ना आप, अभी इस डेट पे 194Q एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि 50 लाख के ऊपर नहीं हुआ है। पर 2061H एप्लीकेबल हो गया है क्योंकि ये 50 लाख के ऊपर हो गया। अब सेकंड केस में तो दोनों एप्लीकेबल हो गया, 194Q भी और 2061H भी। तो यहाँ से फिर 194Q लगना चालू हो जाएगा। क्या सही क्वेश्चन है भाई, प्यारा, प्यारा, ठीक है। Assume that Mr. Subhash has started the retail business of car spare parts in May 23. In such case, would the answer to MCQ 1 and 2 be different? अब इसने May 23 में स्टार्ट किया, मतलब इस साल ही, तो पिछले साल का टर्नओवर 0 हो गया, तो 194Q एप्लीकेबल होगा ही नहीं। पूरा पैसा काय में कटेगा, मतलब पूरा टीसीएस कलेक्ट होगा 2061H में। तो देखो, हाँ आंसर चेंज होगा सर, तो हमारा फर्स्ट का आंसर भी चेंज होगा और सेकंड का आंसर भी चेंज होगा। अब फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी, नो मिस्टर सुभाष इज नॉट लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, एंड सेकंड का आंसर हो जाएगा अपना बी, अपने को टीसीएस काटना पड़ेगा। यहाँ पे 310, यहाँ पे 1770, यहाँ पे 2537 और यहाँ पे 1239। ये देखो, अपना आंसर बी हो जाएगा, राइट। फिर हमको टीसीएस ही कलेक्ट करना पड़ेगा, टीडीएस एप्लीकेबल होगा ही नहीं, राइट। लास्ट, अब फोर्थ क्वेश्चन देखो। हाँ, अब देखो ये वाला पॉइंट पढ़ना पड़ेगा फोर्थ क्वेश्चन के लिए। इन एडिशन टू अबव, मिस्टर सुभाष ऑल्सो परचेज स्पेयर पार्ट्स ऑफ कार सीरीज एंड कंपनी फॉर 12 लाख इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी एट 18% थ्रू carparts.com on 31/12/23. The payment was made directly to Car Accessories and Company on 15/1/24. PAN is duly furnished by Mr. Subhash, Car Accessories and Company, and carparts.com. GST portion is indicated separately in the invoice of Car Accessories and Company, but is not shown separately when the goods were purchased to carparts.com. ठीक है। अब carparts.com से परचेस किया हमने, ई कॉमर्स ऑपरेटर से। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर से परचेस कर रहे हो आप कुछ, ठीक है, भले आप पेमेंट डायरेक्टली भी उसको कर दे रहे हो, भले आप डायरेक्टली पेमेंट कर दे रहे हो उसको, इसको ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को, अपन ने देखो कार एसेसरीज एंड कंपनी क्या है, वो मैन्युफैक्चरर है, वो कार पार्ट्स डॉट कॉम एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, उसके थ्रू भी सेल करता है। तो अपन सुभाष जो है ना, सुभाष ने परचेस किया किससे? कार पार्ट्स डॉट कॉम से परचेस किया, ठीक है, एसेसरीज। और पेमेंट डायरेक्टली किसको कर दिया? कार एसेसरीज एंड कंपनी को। पेमेंट डायरेक्टली भी कर दिया अपने, ऊपर पड़ता फर्क नहीं पड़ता। कार पार्ट्स डॉट कॉम क्या करेगा? आपका 1% टीडीएस कट कर लेगा 194 ओ में। और अगर 194 ओ में टीडीएस कट गया तो क्या 194 क्यू एप्लीकेबल होता है? नहीं होता। 194 क्यू में पॉइंट है ये कि अगर 194 ओ में ऑलरेडी टीडीएस कट गया है तो 194 क्यू एप्लीकेबल नहीं होगा। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन, तो इसलिए यहाँ पे 194 ओ लग जाएगा। carparts.com is required to deduct tax at source on 12 lakh at 1%। और ये पूरे ग्रॉस अमाउंट पे कटता है, पूरे ग्रॉस अमाउंट पे 1% कटता है 194 ओ में, ठीक है। मिस्टर सुभाष ने अगर पैन नहीं दिया, आधार दिया तो क्या होगा? तो 0.1% ही रेट रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। पैन आधार इंटरचेंजेबल है, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, मजा आ गया इसमें। अब बेटा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। ये डिविडेंड के बारे में थोड़ा सा पूछा है इसमें, और एटीएम पूछा है, और थोड़ा सा बेसिक बेसिक पूछा है, बस ज़्यादा नहीं, ठीक है। ए लिमिटेड इंडियन कंपनी है जिसने इन्वेस्ट किया शेयर्स में दूसरी इंडियन कंपनीज और फॉरेन कंपनीज से, उसको इतना डिविडेंड मिला है, ठीक है। तो ये डिविडेंड मिला, अलग 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 डिविडेंड मिला है उसको, ठीक है। तो अब इतना इतना एक्सपेंस किया उन्हें, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर उस पर, ठीक है। अब मुझे बताओ कि डिविडेंड में से इंटरेस्ट अपने को कितना अलाउड होता है? 20% तक का। तो 2 लाख में 20% अलाउड होगा 40,000, तो कितना मिलेगा अपने को? 1,60,000 अपना डिविडेंड टैक्सेबल होगा इंडिया में। 4 लाख में 20% हटा देंगे अपन तो 320 बचेगा, 90,000 अलाउड नहीं होगा। 6 लाख में 20% माइनस करेंगे 120, तो 480 बचेगा, 130 अलाउड नहीं होगा। और 320 में से 20% माइनस करेंगे 64, तो अपने को 256 अलाउड होगा, मतलब 256 का टैक्सेबल होगा। 64 ही अलाउड होगा, 70 अलाउड नहीं होगा। तो टोटल करोगे इसका तो इंडिया में इनकम, डिविडेंड इनकम ए लिमिटेड के हाथ में 12,16,000 आएगी, ठीक है। एंड विच इज़ योर आंसर? डिविडेंड इनकम टैक्सेबल कितनी है ए लिमिटेड की? तो 12,16,000। डिडक्शन एटीएम में कितना मिलेगा ए लिमिटेड को? डिविडेंड कितना मिला, रिसीव कितना हो ग्रॉस? अपने को मिला 2 + 4 + 6 + 320, दैट इज
1520 हमको डिविडेंड रिसीव हुआ है। डिविडेंड पे कितना किया हम चेक करते हैं। हमने पे किया सर 6 लाख दिसंबर 23 में और 7 लाख जुलाई 24 में। तो अपन ने पे किया सर 6 और 7 13 लाख रुपीज़ का। 13 लाख पे किया है, 1520 मिला है, तो हम क्या बोलेंगे, विच एवर इज लोअर एटीएम में डिविडेंड पेड और रिसीव्ड, तो 13 लाख का हमको डिडक्शन मिल जाएगा। एटीएम में 13 लाख डिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 11.3 टैक्स लायबिलिटी निकालना है मिस्टर आकाश की। मिस्टर आकाश को देखते हैं भैया। मिस्टर आकाश और मिस्टर आरव आर टू ब्रदर्स जिन्हें शेयर्स में इन्वेस्ट किया लिमिटेड के, दोनों इंडिया में बॉर्न हुए थे, उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में थे। ठीक है। मिस्टर आकाश इंडियन सिटीजन है जो हैदराबाद में रहता है, लीडिंग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करता है, सैलरी 1 लाख पर मंथ है। ठीक है। और उसकी आकाश की डिविडेंड इनकम है। दिसंबर 23 मिली 60,000 और जुलाई 24 मिली 70,000। तो जुलाई 24 वाली तो नहीं लेंगे, सिर्फ दिसंबर 23 वाली लेंगे, राइट, 60,000। तो देखो उसकी इनकम कितनी है, सैलरी है 12 लाख की, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा उसको। ठीक है। और डिविडेंड 60,000 है, माइनस 20% एक्सपेंस अलाउ कर देंगे, तो 48,000। ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस किया है क्योंकि उसने। ठीक है। तो इनकम होगी 1198। अब 1198 आप सिंपल सी बात है, 115 बीएससी में कम टैक्स आता है इसमें, इतनी इनकम रिडक्शन तो है नहीं, 80 चैप्टर 6 है के, तो बीएससी में कम आएगा 93 टू 90 चेक कर लेना। ओल्ड प्रोविजन में आएगा 178 780। और हमको करना है, उसको बताओ कि कैसे टैक्स भरना है उसको, इफ़ ही विशेस टू मेक मैक्सिमम टैक्स सेविंग, तो 93 टू 90 आएगा। ठीक है। आरव का हमको बताना है रेसिडेंशियल स्टेटस। देखो आरव कौन है भैया, आरव क्या करता है, इस ब्रदर आरव इज सेटल्ड इन कंट्री वाई, 2010 से कंट्री वाई में है वो, सिटीजन ऑफ कंट्री वाई है, पार्टनर है वहाँ पे कोई फर्म में, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कंट्री वाई की फर्म में जो वहीं मिलता है उसको 1,20,000 CYD है। ठीक है। ही इज नॉट सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स इन कंट्री वाई। ओके। सिंस द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ फर्म इज एग्जाम्ड इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर इन कंट्री वाई। ठीक है, वहाँ पे उसकी भी इनकम एग्जाम्ड है। मिस्टर आरव विजिट्स इंडिया फॉर 4 मंथ्स इन कंटिन्यूएशन एवरी ईयर। ठीक है। 120 डेज और मोर इंडिया में रहता है वो, और उसकी इनकम कितनी है 14 लाख की एफडी से इंडिया में। ओके। और डिविडेंड इनकम कितनी है उसकी 90,000। मतलब उसकी टोटल इनकम कितनी हुई बेटा, उसकी टोटल इनकम हुई 14,90,000। क्या उसकी इनकम 15 लाख की हुई, नहीं। क्या उसकी इनकम 15 लाख की हुई, 15 लाख के ऊपर हुई, नहीं। अगर 15 लाख के ऊपर होती तो हम इसको रेसिडेंट बनाते कैसे, सेकंड बेसिक कंडीशन विद ट्विस्ट से, जहाँ पे 120 डेज और मोर इन अ ईयर एंड 365 डेज और मोर इन लास्ट फॉर प्रीवियस ईयर चेक करते हैं अपन। बट यहाँ पे उसकी इनकम 15 लाख से कम है, तो हम इस पे सेकंड बेसिक कंडीशन लगाएंगे ही नहीं, और इस ये रहेगा नॉन रेजिडेंट। ठीक है। उसकी टैक्स लायबिलिटी चेक करना है हमको, 14 लाख इंटरेस्ट ऑन एफडी आता है और डिविडेंड 90,000 है। क्या इसको 20% का डिडक्शन मिलेगा डिविडेंड से, नहीं मिलेगा, और रेसिडेंट को मिलता है सिर्फ। तो 1490 की इनकम है इसकी। अब सिंपल सी बात है, इसमें भी 115 बीएससी में कम टैक्स आएगा, निकाल के देख लेना, दैट्स इट। यहाँ बेटा खत्म हो गया अपने एमसीक्यूज। मैंने बोला था 1 घंटे में खत्म कर लेंगे, केस सिनेरियोज हमने 1 घंटे 5 मिनट के अंदर खत्म कर लिया, पूरे केस सिनेरियोज 11 केस सिनेरियोज। बहुत कम टाइम में बहुत एफिशिएंटली कराया हूँ, सारे कंसेप्ट कवर कराया हूँ। प्लीज बस एक काम करना, पसंद तो प्लीज शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब लोग को बोलना देख के जाएंगे, क्योंकि अपन ने कम से कम 50 प्लस कंसेप्ट कवर किया आज पूरे इस केस सिनेरियोज में। ठीक है। ओके। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं। और पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा, क्योंकि बहुत मेहनत की मैंने, पिछले 2 दिन से बहुत मेहनत की इस पे, ये फाइल बनाने में, क्योंकि ये फाइल खराब हो गई थी, मतलब मैंने किसी और से बनवाई थी पहले फाइल एमसीक्यूज की। ये पोर्टल में आई से ने इतना क्या बोलूँ मैं, पोर्टल से निकाल के बनाना बहुत डिफिकल्ट था, मैंने कैसे कैसे करके जुगाड़ करके बनाई है पूरी फाइल, और तुम्हारी भाभी ने बहुत हेल्प की है फाइल बनाने में। ठीक है। ये मेरे को एमएस वर्ड में बहुत वीक हूँ मैं, तो पूरी फॉर्मेटिंग वॉर्मेटिंग सब तुम्हारी भाभी ने की है, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की, तो आज बन गया। और ये वीडियो पे बहुत मेहनत किया मैंने, मतलब ये नोट्स पे तब जाके बन पाया। तो प्लीज़ पसंद पसंद आया तो लाइक करना, और प्लीज़ शेयर करना दोस्तों के साथ। ठीक है। और ये फाइल टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और हाँ, अपन सब कर लेंगे।